हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्लास 12, दैट इज बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। तो बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, यहीं पर हम डिफाइन करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैव अणु किसे कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बिंग में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग बिंग में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल which are present in living being या living organism are called biomolecules। क्लियर। तो बायोमोलिक्यूल या जैव अणु उसे कहते हैं जो कि लिविंग सेल में, लिविंग बीइंग में, जीवित कोशिकाओं में, जीवित ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग बीइंग में जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। क्लियर। अब बायोमोलिक्यूल की स्टडी जो है केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, साइंस के बायोमोलिक्यूल की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म एराइज होता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो एक चीज़ और, इसको लिखने से पहले बायोमोलिक्यूल में देखिए कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, और आपका हो गया न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। विटामिन्स, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दे आर बायोमोलिक्यूल्स। अगला टॉपिक दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट बायोमोलिक्यूल। तो बायोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान, साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बायोमोलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about study of biomolecule are called बायोकेमिस्ट्री। क्लियर। जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत जैव अणुओं का अध्ययन किया जाए, बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाए, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर। अब हमें इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल के बारे में स्टडी करना है, तो हम बायोमोलिक्यूल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, फैट या न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, सबको हम वन बाय वन डिस्कस kरेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल हमारा है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। इसको हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले, इट इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, यह एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, या कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज
सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानते हैं? दैट इज सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, hydrates of carbon are called, hydrates of carbon are called carbohydrate। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बन प्लस हाइड्रेट, तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O का होल y। क्लियर? ये है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। अब कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बट ये सभी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले पर, और चूंकि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसी से ये जनरल फार्मूला बना हुआ है CxH2O का होल y। बट फिर जब देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट, जितने कार्बोहाइड्रेट हैं सभी के फॉर्मूले पर ये जनरल फार्मूला फिट नहीं होता। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो C6H12O6 ये क्या है? दैट इज ग्लूकोज। मान लीजिए हमारा क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। इसको देखें तो ये इस फॉर्मूले पर फिट होता है। कैसे फिट होता है? यदि हम x = ले लें 6x और y = क्या ले लें? हम 6 ले लें। x और y दोनों हमारे क्या हो गए? 6 हो गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लग गया x की जगह पर C6 और H2O का होल 6, तो क्या हो जाएगा आपका? C6H12O6 हो जाएगा। क्लियर? C6H12O6 हो जाएगा यदि हम इसको रखते हैं। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले पे फिट हो रहा है, बट सभी कार्बोहाइड्रेट पर ये फॉर्मूला या ये डेफिनेशन फॉलो नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन आई कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की, उसे क्या कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट या नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ये मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप और एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित हो, या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम देखेंगे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्रियात्मक समूह या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। क्लियर? या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने पर कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज कहते हैं, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने पर कीटोन्स कहते हैं। और सभी कार्बोहाइड्रेट में एक कॉमन चीज है, वो क्या है कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है इन क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर विभाजित किया गया है, कार्बोहाइड्रेट किस आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है वर्गीकरण किसके आधार पर है? जल अपघटन, कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस के आधार पर। तो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस या कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये कितने टाइप्स के हैं, ये कितने पार्ट में क्लासिफाइड किए गए हैं? 3 पार्ट्स में। तो 3 टाइप्स, कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स कार्बोहाइड्रेट। किसके आधार पर? हाइड्रोलिसिस के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। तो 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दैट इज मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। क्लियर? फर्स्ट वन दैट इज मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब 1 और सेकेराइड का मतलब आप समझिए शुगर। मोनो दैट इज 1 और सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर, क्योंकि हमने कहा कि सेकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं या शुगर कहते हैं। तो मोनो का मतलब 1 और सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या शुगर। क्लियर? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कहते हैं, और जिसका जल अपघटन उसके और छोटे अणुओं में नहीं होता, और जिसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट का केवल एक शुगर, एक अणु उपस्थित होता है, सबसे छोटी इकाई का। तो मोनोसेकेराइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? These are simple कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे छोटी इकाई है। These are simple carbohydrate which cannot be hydrolyzed, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती, which cannot be hydrolyzed। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी, सबसे सरल इकाई जिसका जल अपघटन नहीं होता है, टू स्टिल सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, उससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में इसका जल अपघटन नहीं होता। तो क्या कह रहा है? दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेकेराइड वह सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन पुनः सिंपल मॉलिक्यूल में नहीं होता है। इसके अलावा मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट या सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसे आप कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो मोनोसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता है उससे सरल अणुओं में। क्लियर? ये हो गया मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल, यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले कि नेचर में अब तक मोनोसेकेराइड के 20 मॉलिक्यूल, मतलब 20 मोनोसेकेराइड्स पाए गए हैं।
टोटल 20 मोनोसेक्राइड, लगभग 20 मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। टोटल 20 मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। क्लियर? तो हमें मतलब टोटल कितने मोनोसेक्राइड? 20 मोनोसेक्राइड्स पाए गए। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर मोनोसेक्राइड के, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, क्लियर, गैलेक्टोज हो गया, और आपका मैनोज एक्सेट्रा। ये सब के सब आपकी क्या है? दे ऑल आर मोनोसेक्राइड। ये सब के सब मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट दूसरा कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप देखते हैं, सेकेंड। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंड पार्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट? फर्स्ट को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट था मोनोसेक्राइड, दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड का क्या मतलब होता है? ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? जल अपघटन पे कितना? ओलिगो का मतलब हुआ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। क्लियर? ओलिगो से मतलब होता है मोनोसेक्राइड के कितने यूनिट? 2 से 10 यूनिट। और सेक्राइड का मतलब आपको पता ही है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, शुगर। अब यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड वह कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन होने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते। क्लियर? तो व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड? आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, these are carbohydrate which on hydrolysis give कितने मॉलिक्यूल? give 2 to 10 यूनिट्स या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इन्हीं के बीच में 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड यूनिट कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन पे प्राप्त होते हैं। आपने देखा कि जो मोनोसेक्राइड था उसका जल अपघटन ही नहीं होता, बट ओलिगोसेक्राइड का जल अपघटन होने पर वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन होने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु तक प्राप्त हो, उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्लियर? अब ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि भाई 2 से 10 बोले, यदि जल अपघटन होने कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होने पर कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन होने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से भी स्टडी करेंगे। डाइसेक्राइड क्या है? ऑन हाइड्रोलिसिस, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस पे कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो? 2 मॉलिक्यूल। तो सिंपली लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। क्लियर? तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलते हैं उसे हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। ट्राइसेक्राइड होगा तो मोनोसेक्राइड के 3 मॉलिक्यूल, टेट्रा होगा तो 4 मिलेंगे, इसी तरीके से। क्लियर? इस एग्जाम्पल डाइसेक्राइड के हम एग्जाम्पल देख लें, जैसे हमारे पास है सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, क्लियर, और आपका माल्टोज हो गया। क्लियर? तो ये सब क्या है? आपके डाइसेक्राइड। जैसे सुक्रोज, क्लियर, सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस जब होगी, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल क्या मिलता है? फ्रक्टोज का। क्लियर? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के। लैक्टोज का जल अपघटन जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज मिलते हैं। और माल्टोज का जल अपघटन जब होगा तो क्या मिलेगा? माल्टोज के जल अपघटन पर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिलते
क्लियर, ये डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज सुक्रोज के जल अपघटन पे एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, तो देखिए दो मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, लैक्टोज के ग्लूकोज गैलेक्टोज और माल्टोज से 2 मोल ग्लूकोज। तो ये है क्या आपके डाइसैकेराइड। अगला इसमें देखेंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, तो ट्राइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। क्लियर, जल अपघटन होने पर मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 3 अणु मिलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे दैट इज रेफिनोज। रेफिनोज इसका फॉर्मूला होता है दैट इज C18H32 एंड O16। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने बता दिया। एक चीज और, डाइसैकेराइड हमने फॉर्मूला नहीं बताया। तीनों डाइसैकेराइड का फॉर्मूला एक ही है दैट इज C12H22O11 और सभी मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले क्या है दैट इज C6H12O6। क्लियर, तो ये हो गया। इस तरीके से रेफिनोज C18H32O16। अगला है हमारे पास टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड का मतलब क्या होगा कि हमें ग्लूकोज मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिलेंगे, 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के बाद। एग्जाम्पल हम देखेंगे दैट इज स्टैगोज फॉर्मूला है C24H42 एंड O21। क्लियर, स्टैगोज। इस तरीके से 5 मिलेंगे तो आपका पेंटासेकेराइड, 6 के लिए हेक्सासेकेराइड, इस तरीके से 10 मॉलिक्यूल तक। अगला क्लासिफिकेशन थर्ड है दैट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे, पॉलीसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के अणु बहुत ज्यादा मिलते हैं, 10 अणु से ज्यादा और लगभग 2000 से भी 2000 अणु तक मिलते हैं। क्लियर है, तो सिंपली हम कहेंगे कि पॉलीसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के ढेर सारे अणु प्राप्त होते हैं। मोर देन, स्टार्ट कहाँ से होंगे, 10 अणु से ज्यादा, 10 तक होगा तो ओलिगोसेकेराइड, 10 से ऊपर मिलने लगेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पॉलीसेकेराइड में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।